नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हमने जो मॉडल प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड ने जारी किया है उसके 2 नंबर के जितने प्रश्न थे उसमें प्रश्न क्रमांक 10 तक के हल हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम आगे से प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के 2 अंकों के जो प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 15 तक कुल 10 प्रश्न जो अपने को 2 अंक के पूछे जाएंगे उनके हल देखने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन के वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 जो दिया हुआ है, यदि बिंदु 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चारों शीर्ष दिए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जो अपने को दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दिए गए बिंदु जो हैं चारों इस क्रम में है ABCD, और चूँकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसलिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है और P का मान अपने को जो है ज्ञात करना है। जहाँ तक हर एक प्रश्न के अंदर हम ये लिखना सीख जाएंगे कि क्या दिया और क्या ज्ञात करना है, तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न अपने को अच्छे से समझ में आने लगेगा कि अब हमें आगे करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, वो रहेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र है वो ये है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्यों लगेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि 2 बिंदु A और B अगर दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है वही होता है x1 + x2/2, और उसका जो y निर्देशांक होगा मध्य बिंदु का वो मिलेगा अपने को y1 + y2/2 से। अब ये वाला सूत्र क्यों लगाएंगे हम, इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर हमें एक इसका गुण पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब ये जो बिंदु O है ये इस AC का भी मध्य बिंदु होगा, और ये जो बिंदु O है इस विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। दोनों का मध्य बिंदु कौन है, O है। तो हमारे पास में देखना है कि AC का मध्य बिंदु जो भी अपने को मिलेगा, इसके निर्देशांक, क्योंकि दोनों ही मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु ये किसके बराबर होगा, इस विकर्ण BD के मध्य बिंदु के, BD का मध्य बिंदु, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों से अपने को क्या मिलने वाला है, बिंदु O मिलने वाला है। दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो एक ही होगा। तो AC के मध्य बिंदु के लिए देखिए, यहाँ पर जब हम AC की बात करेंगे तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये होगा x2 और y2। तो AC का मध्य बिंदु अपने को क्या मिलेगा, x1 + x2। x1 + x2 मतलब x1 का मान 6 है, x2 का मान कितना है, 9 है, x1 + x2/2, और इसका y1 कितना है, 1 + 4, y2 का मान कितना है, 4 है /2। ठीक है। ऐसे ही BD के लिए पहला जो मान है 8 + P बटे 2, ये BD का मध्य बिंदु होगा, और दूसरा जो है y1 + y2 2 + 3 बटे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं हम। 6 और 9 कितना होता है, 15/2, 4 और 1 कितना मिल जाएगा अपने को, 5/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 - P/2, यहाँ पे कितना मिल रहा है अपने को, मिल जाएगा इसमें 5/2 यहाँ पर जो अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, चूँकि मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों आपस में बराबर, यहाँ पर देखते हैं 5/2 बराबर आ गया 5/2 के, तो इसकी तुलना कर लेते हैं हम। तुलना करते हैं, पीछे वाला जो y निर्देशांक है वो तो बराबर आ रहा है, तो x निर्देशांक भी कैसा होगा, बराबर होगा। x निर्देशांक बराबर होगा मतलब ये 8 + P/2 जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 15/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो 8 + P बराबर 15/2 × 2 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल करके आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसको 2 को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो अपने पास में कुल मिलाकर यहाँ पर मिल गया 8 + P बराबर कितना मिला, 15 मिल गया।
इस 8 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं तो ये पक्षांतरण हो रहा है, तो 8 कैसा हो जाएगा, इधर पहले से 15 हमारे पास बना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि 8 को उधर ले गए ना, तो हम इस 15 का चिन्ह बदलते हैं। 15 तो आपका यहीं का यहीं है, इसको इसकी पोजीशन चेंज नहीं है। पोजीशन किसकी चेंज हुई, इस 8 की चेंज हुई, इसलिए चिन्ह किसका बदलेगा, 8 का बदलेगा। तो 15 में से 8 को हम कम करें तो पी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा जो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अथवा वाले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर दिया है बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बिंदु लिख लिए हैं और ये भी बता दिया है कि ये जो AB को जोड़ने वाला रेखाखंड है इसको ये किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अपने को जो विभाजन बिंदु मिल रहा है वो कौन है, -4 6 मिल रहा है। ठीक है, और विभाजन बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो अनुपात है कि R जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमने मान लिया कि ये अनुपात 1 में विभाजित करता है, कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो विभाजित करता है तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लेगा। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र याद करने का सीधा सा तरीका हम बता देते हैं। विभाजन बिंदु में जो x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक जो होता है, ठीक है, ये इसका x निर्देशांक मिलेगा, जो विभाजन बिंदु होगा मतलब -4 मिलेगा। और यहाँ पर जो आ रहा है वो मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक अपने को मिल जाता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए हम यहाँ पर देखें कि इसका जो x निर्देशांक है उसका सूत्र कैसे आएगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2 लिख दें। यहाँ पर my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2 लिख दें। ठीक है, अब अपने ये जो इंडेक्स है ये नहीं लिखे हैं, इस इंडेक्स के लिए आप लिखिए यहाँ पर 12 21 1 2 2 1। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिए 1 2 2 1। तो ये सूत्र हमारा तैयार हो जाएगा। क्या करना है, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2, my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2, और लिख देना है क्या, इंडेक्स के रूप में 12 21 सभी के लिए। तो ये सूत्र हमारा तैयार हो जाएगा। याद रखने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को सीधे सीधे ट्रिक जो है सूत्र लिखने का पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। k अनुपात 1 में विभाजित करता है मतलब m1 का मान कितना हो गया, k हो गया, और m2 का मान कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया। ठीक है, तो इसका जो x निर्देशांक है, किसका, विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक है, ठीक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक में अपने को क्या मिलेंगे, xy मिलेंगे। इसका जो x निर्देशांक है वो कितना है, -4 है। -4 बराबर, अब m1 x2, m1 का जो गुणा होगा किसके अंदर होगा, x2 वाले के अंदर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एरो बना करके इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो k गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, k गुणा 3 ये हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस m2 x1, इसका गुणा जो होगा इसके x1 वाले निर्देशांक के अंदर होगा। ठीक है, x1 निर्देशांक के अंदर होगा मतलब -6 इंटू 1 हो गया, या 1 इंटू -6 हम यहाँ पे लिख देंगे, और बटे कितना लिखेंगे, k प्लस 1, m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या k का मान अपने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है -4 इक्वल टू 3k -6 अपॉन कितना मिल रहा है, k प्लस 1 मिल रहा है। इस k प्लस 1 का गुणा हम इधर करवा देते हैं। तो -4 में गुणा होगा इसका, तो -4k और प्लस माइनस -4 इक्वल टू कितना मिला, 3k -6 मिल गया। k को एक तरफ ले आएँ, नंबर्स को हम एक तरफ ले करके चले जाएँ। ठीक है, तो -4k मिला अपने को, और इधर मिलेगा कितना, -3k। ठीक, और इधर पहले से कौन था, -6 था, -4 आया तो कितना हो गया, +4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना मिल गया अपने को, -7k मिल गया, और इधर कितना मिल गया अपने को, -2 मिल गया। क्योंकि जब चिन्ह समान होंगे तो संख्याएं जुड़ेगी और दोनों का चिन्ह होगा वो आएगा। जब चिन्ह विपरीत होंगे तो संख्याएं घटेगी और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो आएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू अपने को कितना मिल गया, जब इस -7 को भी हम उधर लेकर के चले आते तो -2 अपॉन -7, अर्थात k का मान अपने को मिला कितना मिला, 2/7 यहाँ से मिल गया।
इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो अनुपात है जिसको ये बिंदु जो विभाजित कर रहा है वो अनुपात कितना है, 2:7 जो अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। जब भी ऐसा दिया हो तो के अनुपात 1 मान करके अपने को इस सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। अभी ये यहाँ पर 85 डिग्री है, इसको 45 में कन्वर्ट करना है और इसको भी जो है 0 से 45 के बीच का कोई मान जो है होना चाहिए। ठीक है, 0 और 45 के बीच का कोई मान होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए सवाल हमने लिखा है cot 85 और cos 75 ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फलन जो अपना उपयोग है यहाँ पर होगा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसे हम पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो 85 को अपन 90 के टर्म के रूप में कैसे लिखेंगे, 90 - 5। देखिए 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 85 अपने को मिल जाएगा। कॉस और इस बीच वाली संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 90 में से कितना घटाएं कि 75 मिल जाए। तो 90 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, 75 डिग्री जो है अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cot 90 - थीटा और cos 90 - थीटा, ये पूरक कोणों के लिए अपना हेक्सागोन वाला जो सूत्र है, ट्रिक है, उससे हम निकाल सकते हैं। अब cot 90 - थीटा, देखिए इसको हेक्सागोन को बनाते कैसे हो भी देख लीजिए। cos, cot और cosec CO वाले तीनों एक तरफ और बाकी के sin, tan और sec एक तरफ लिख देंगे। बीच में क्या लिख देंगे, 90 - थीटा 90 तो इसके आमने सामने के जो फलन है ये सब पूरक फलन कहलाते हैं। ठीक है, अब अपने को cot 90 - थीटा का मान निकालना है। तो cot 90 - थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, फलन चेंज हो जाएगा इसके अंदर, इसका पूरक फलन क्या मिलेगा, 10 और थीटा की जगह कितना अपने पास में 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे ही cos 90 - 15, तो cos 90 - थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin और थीटा की जगह कितना है, 15 डिग्री। चाहें तो आप साइड में जो है दोनों सूत्र जो है लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा कि cot 90 - थीटा का जो सूत्र है वो किसके बराबर होता है कि अपने को tan थीटा मिलता है और cos 90 - थीटा जो होता है वो कैसे मिलता है अपने को, sin थीटा मिलता है। तो ये जो दोनों है 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो गए, यही हमारा जो है क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आते हैं इसके अथवा वाले भाग के ऊपर। हम प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा है वो दिया है sec 4a बराबर cosec a - 20, जहाँ पर ये जो 4 है ये न्यूनकोण है, तो a का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए sec को यहाँ पर फलन कौन सा है, cosec है, यहाँ पर कौन सा है, sec है। दोनों जगह अपने को क्या चाहिए, sec चाहिए। अब इस या फिर दोनों जगह क्या चाहिए, cosec चाहिए। इस sec को अगर मैं cosec लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, sec को अगर मैं cosec लिख देता हूँ तो अंदर वाला जो है, देखिए sec को मैंने कितना लिखा है, sec को अगर मैं क्या करता हूँ, cosec लिखता हूँ। ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, वही पूरक कोण वाला सूत्र ही अपना यहाँ पर लगने वाला है कि sec को हम क्या लिख रहे हैं, cosec लिख रहे हैं। तो sec को cosec कब लिख सकते हैं, तो cosec 90 - थीटा बराबर होता है किसके, sec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और थीटा की जगह कितना है अपना 4a अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर 90 - 4a करेंगे तो अंदर का जो कोण है वो बदल जाएगा, 90 - 4a लिख देंगे। बाहर का फलन चेंज करेंगे तो अंदर वाले जो कोण को अपने को कितना लिखना पड़ेगा, 90 - a के बराबर लिखना पड़ेगा, 90 - थीटा के बराबर लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस फलन को जैसे ही चेंज किया तो अंदर वाला कोण 90 ऋण के बदले में बदल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, इसको कोई चेंज करना नहीं है, cosec a - 20। अब दोनों यहाँ पर भी cosec आ गया, यहाँ पर भी cosec आ गया, तो आप cosec को छोड़ सकते हैं, इसको ड्रॉप कर दीजिए। बाकी क्या बचा अपने पास में, 90 - 4a यहाँ से मिला और यहाँ से कितना मिला, a - 20 मिला। ठीक है, अब a कोण को एक तरफ ले आएँ और नंबर्स को एक तरफ हम ले जाएं, तो -4a था, एक a और आ गया इधर, तो कितना हो गया, -a हो गया, कुछ एक प्लस का था, और -20 था और ये 90 उधर गया तो कितना होगा, ये भी माइनस का हो गया।
तो कितना मिला अपने को -5a इक्वल टू, दोनों माइनस के तो कितना मिल जाएगा अपने को -110। ठीक है, तो अपने को a का मान निकालना है। इस 5 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में गुणा में है तो उधर जाके भाग में चेंज हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और आखिरी में 10 है, 0 है तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, 22 5 110, मतलब a का मान जो अपने को कितना मिल जाएगा? 22 डिग्री जो अपने को मिल जाएगा। यही अपने को ज्ञात करना था और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो कितना है? 30 डिग्री अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें त्रिज्यखंड क्या होता है, इसमें दिया क्या है और क्या अपने को ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, r बराबर कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है और कोण जो दोनों के त्रिज्याओं के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री बना है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र कहलाता है जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं और इसका कोण जो है कितना है? 30 डिग्री। ये भी 4 सेंटीमीटर जो कि दोनों त्रिज्या हैं, इसलिए दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। सूत्र कैसे लिखना है? रटना नहीं है सूत्र को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें हमने इस पूरे जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 का हमने भाग लगा दिया। तो जो भाग लगा दिया इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जो बचा अपने को 1 डिग्री से बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और जितने डिग्री बन रहा है थीटा डिग्री बन रहा है इसलिए थीटा का गुणा कर दिया। तो πr² थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और थीटा को भाग लगाना है 360 डिग्री से। ठीक है, इसके अंदर हम मान रख देते हैं। पाई का मान अभी पाई रहने दें। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। अगर क्वेश्चन में देते अगर 22/7 तो वो आगे के क्वेश्चंस के अंदर हमको रखना पड़ेगा। अभी 2 नंबर के अंदर इसको पाई ही रहने दें, चेंज नहीं करें। और r² मतलब r का मान 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 × 4 बटे कितना हो गया? 360। और थीटा से गुणा करना है। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना मिलेगा? 12 × 36। ठीक है, और 4 से इसको काट दो कितना हो जाएगा? 4 × 12। तो कुल कितना मिला अपने पास में? ऊपर मिल गया 4π/, नीचे कितना मिला? 3 मिला। 4/3। आगे क्या लिखेंगे हम? वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर अपने को लिखना पड़ेगा। नीचे आंसर हम लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है अपने को कितना मिला, वो पूरा उत्तर अपने को लिखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 4/3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 2 नंबर का सवाल है इसलिए इसको पाई को पाई में ही रहने दें, कन्वर्ट नहीं करें। उत्तर क्रमांक 13 का जो अथवा है अपना प्रश्न क्रमांक 13 का, उसमें दिया हुआ आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD एक वर्ग है और इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो इस तरीके से जो अपने को दिया है उसको लिख लेते हैं हम कि वर्ग की एक भुजा जो वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है और हमारे पास में जो 2 अर्धवृत्त दिए हैं, एक APD है और एक BPC है। तो अपने को जो है जो छायांकित भाग दिया हुआ है वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक ये और एक ये हटा देते हम तो अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सूत्र कौन कौन से लाएंगे? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र अपने को याद है, भुजा गुणित भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो πr² है। अब ये अर्धवृत्त हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप में जो हम क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल का जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब अलग अलग क्यों बता रहे हैं, इसका भी एक फ़ायदा अपने को परीक्षा के अंदर मिलने वाला है
ठीक है। और आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अलग अलग करने में अपने को ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। 14 गुणित 14 कितना हो जाएगा, 14 में 4 का गुणा करा 56, 140 और 56 को जोड़ ले हम तो कितना हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। 14 में 14 का हमने गुणा करा दिया। और 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल देखिए, 2 अर्धवृत्त हैं, क्या हैं, 2 अर्धवृत्त हैं। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का निकालेंगे बटे में कितना हो गया 2 हो गया। और कितने अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं। ठीक है। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। और त्रिज्या कैसे आएगी, वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पर देखिए कि ये जो 14 सेंटीमीटर है पूरा मिलकर के वृत्त का व्यास अपने को मिल रहा है। तो वृत्त का जो व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम आर का मान यहाँ पर रख देते हैं 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल अपने को कितना मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 196 माइनस 154 बराबर कितना मिलेगा अपने को 6 में से 4 गए तो 2 मिल गए, और 19 में से 15 गए तो कितने मिल गए 4 मिल गए। आगे क्या लिखना है वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये हरा नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता अपने को याद करनी है। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हम लिख लें प्रायिकता का सूत्र है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सूत्र है वो सबसे पहले अपने को लिखना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कोई सवाल कोई कन्फ्यूज़न भी होता है तो सूत्र अपने को कम से कम लिख करके परीक्षा में ज़रूर आना है। तो यहाँ पर हम बात कर ले कुल परिणाम, अगर अपने पास में अनुकूल परिणाम है तो हम जो है उसका आंसर जो है बड़े अच्छे से दे सकते हैं और पूरे 2 नंबर आपको एग्जैक्टली पक्के 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए कुल कंचे कितने हैं, 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरे हैं। तो कुल परिणामों की संख्या हो गए हमारे पास में, तीनों को जोड़ दिया तो 17 हो गए। अब अनुकूल परिणाम प्रायिकता अपने को निकालनी है कि वो हरा नहीं हो। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से हरे को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपने पास में क्या आना चाहिए, यदि हम निकालते तो या तो लाल आना चाहिए या फिर सफ़ेद आना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में 13 हो जाएगी। इसलिए प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे इसके बाद में कि वो जो कंचा है वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो हरा नहीं हो। तो इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि प्रायिकता हरा नहीं। अनुकूल परिणाम की संख्या मतलब कितनी हुई हमारे पास में 13, और कुल कंचे कितने थे हमारे पास में 17 थे। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 13/17। ये हमारा जो क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका अथवा वाला है, उसके ऊपर हम आते हैं। और देखिए मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए अब एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम अपने को मिलेंगे उसके ऊपर जो अंक आ सकते हैं उनकी संभावना ये कि या तो 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी एक अंक जो है आ सकता है एक बार फेंकने पर। तो हमारे पास में जो कुल परिणाम है पासे को फेंकने पर वो कितने हो गए, कुल परिणामों की संख्या 6 हो गई। अपने को इसमें से निकालना है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ जो अपने पास में जो कुल परिणाम आए हैं
उनमें से अपने को सिलेक्ट करना है कि 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है। तो 4 से बड़ी संख्याएं जो हमारे पास में एक तो 5 है और एक दूसरी कौन सी है 6 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। सूत्र हम लिख देंगे, साइड में लिख दें, सबसे ऊपर लिख दें। सूत्र एक ही बार लिखना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास में जो है अनुकूल परिणाम कितना है, 4 से बड़ी संख्या के 2 आए और कुल परिणाम कितना है 3 आए। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड जो पार्ट है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या अपने को आनी चाहिए। लिखने का तरीका भी आप देखते जाइए, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आनी चाहिए। 4 से छोटी या बराबर, तब 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4 से छोटी संख्या 1 2 3 है और उसके बराबर मतलब 4 को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 4 से छोटी संख्या है उसके बराबर संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। सभी को गिन लेंगे तो कितना मिला अपने को, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी मिल गई 4 मिल गई। और प्रायिकता 4 से बड़ी या उसके बराबर संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 4/6। इसका मतलब हम इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 2/3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई हमारी 2/3 हो गई। 2 अंकों के अंदर ये अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्रमांक 15। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी जो है ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो हेड और टेल दोनों आने चाहिए, इसके लिए जो है अपने को दोनों की प्रायिकता जो है ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को हमने उछाला, तो सिक्के को उछालने पर जो अनुकूल परिणाम अपने को मिलेंगे, कुल परिणाम जिसे हम बोल रहे हैं, एक सिक्के को अगर हम उछालते तो या तो हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी मिल गई अपने को 2 मिल गई। और अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम है उसके लिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। सूत्र लिख दिया हमने, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणाम संख्या। तो हेड आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हो गए 1/2। दूसरा है उसके ऊपर टेल आना। ठीक है, टेल आने की प्रायिकता जो है यानी कि जिससे हम बोलते हैं चित्त और पुट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिख देंगे प्रायिकता जो है पट आने की, या यहाँ पर आप टेल आने की प्रायिकता भी लिख सकते हैं। तो टेल आने में जो अनुकूल परिणाम है अपने पास में वो भी कितने रहेंगे, यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम। टेल आने के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो कितना होगा, किस में से लेना है अपने को, इसमें से कुल परिणाम में से हमेशा सेलेक्ट करना है। और अनुकूल परिणाम कितना आ सकता है, टेल मतलब एक ही बार आ सकता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। तो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 1/2 होगी। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला है कि 2 खिलाड़ी रेशमा और संगीता एक टेनिस मैच खेलते हैं और ज्ञात करना है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, इसको हमने मान लिया कि इसका मान जो है P है कितना है 0.62 है। ठीक है, और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता जिसको हमने मान लिया Q, ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। हम देखते हैं किसी भी घटना के जितने भी परिणाम होते हैं सभी का मान जो होता है वो 1 होता है, मतलब सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा 1 होगा। इसके जीतने की और इसके जीतने की दोनों की प्रायिकताओं का योग कुल मिलाकर के कितना मिल जाएगा अपने को 1 मिलेगा। जब ये मान दे रखा है इसका 0.62 और Q मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब इस 0.62 का मूलधन लेकर के चले जाते हैं तो Q बराबर मिलेगा 1 - 0.62। अब इसको घटाए कैसे, ठीक है, तो 1 के बाद में पॉइंट है अपने पास में, तो पॉइंट तो है नहीं, और इसमें से 0.62 घटाना है। नीचे कितने पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है, तो 1 के बाद में उतने 0 लगाना है। ऐसा नहीं कि 1 में से 62 आप इस तरीके से घटा ले तो ये गलत हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट मैच होना चाहिए और पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उसको उसमें से आपको घटाना है। 10 में से 2 गए तो हमारे पास में कितने बचे 8, और 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3 बचे। तो इसके मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.38 अपने को मिल जाएगी। नीचे हम चाहें तो आंसर लिख सकते हैं अच्छे से, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता।
रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता वो कितनी मिल जाएगी अपने को, 0.38 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 2 अंकों के जितने प्रश्न हैं वो हमने हल किए हैं। अगले जो 3 अंकों के प्रश्न के बारे में हम बात करें तो उसके लिए आप जो है अगला वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।